हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम लॉन्च करने वाले हैं एलटी एसएसटी का कोर्स। इसमें जो एलटी का पेपर है आपका, वो आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपकी 30 मार्क्स की पेडागोजी आती है और 70 मार्क्स का आता है आपका सब्जेक्ट। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं जनरल पेपर की, यानी कि एलटी एसएसटी भी बोलते हैं जिसे, और जनरल पेपर भी बोलते हैं। तो इसमें 70 मार्क्स में आपका क्या क्या आएगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, इसमें जो 70 मार्क्स है, इसमें आपका जो पहला सब्जेक्ट है वो है आपका भारतीय इतिहास। इतिहास में आपका जो पहला टॉपिक है वो है आपका भारतीय इतिहास के स्रोत, साहित्यिक एवं पुरातात्विक। तो जो स्रोत है हमारे इतिहास को जानने के, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं साहित्यिक, एक होते हैं पुरातात्विक। देखो, साहित्यिक का मतलब होता है कि जो भी हमें बुक्स मिली है या कुछ लिखी हुई जो भी चीजें मिली है, वो सारी किसमें आएगी, साहित्य में। यानी कि साहित्यिक स्रोत हो गए जिसके द्वारा हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। पुरातात्विक वो चीजें हो गई जैसे कि आपको पुराने सिक्के मिल गए, कहीं पे आपको मंदिर मिले हैं या आपको शिलालेख मिले हैं, ये सारे, या आपको खुदाई करते हो आपको वहां से बर्तन या पूरा का पूरा शहर मिलता है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा मिला है, तो वो आपके पुरातात्विक स्रोत हो गए। तो हम इनके बारे में बात करेंगे अपने कोर्स में, डिटेल डिस्कशन करेंगे। दूसरा है आपका प्रस्तर युग का वृहद सर्वेक्षण। इसमें आपके तीन जो पाषाण युग है वो तीन भागों में डिवाइड किया गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे कि कहां कहां से हमें पुरा पाषाण कालीन स्थल मिले हैं, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है, किससे क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे ही मध्य के लिए और नव पाषाण कालीन जो जगहें हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तीसरा है आपका ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, यानी जब तांबा और पाषाण, यानी ऐसी संस्कृति जिसमें तांबे की वस्तुओं का और पाषाण यानी कि पत्थर की वस्तुओं का भी यूज हो रहा है, तो उस संस्कृति की बात करेंगे। फिर 600 बीसी में आपका लोहा खोजा गया, तो आपकी लोह संस्कृति आई, यानी जब हमने खुदाई करी है तो उसमें लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। और अगली संस्कृति आपकी महापाषाण संस्कृति। तो हम इन संस्कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे, कहां कहां ये संस्कृतियां भारत में देखने को मिली है अब तक की खुदाई में, तो वो सब जानेंगे। चौथा टॉपिक है आपका हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो हम जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा, कैसे इस सभ्यता की स्टार्टिंग हुई, हमें कैसे पता चला इस सभ्यता के बारे में, इनकी मुख्य स्थल कौन कौन से, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बनावली। तो इन सब के बारे में हम डिटेल बात करेंगे। विस्तार कैसे हुआ, कहां कहां फैली हुई है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसका पतन कैसे हो गया। देखो, हड़प्पा सभ्यता की मेन दो विशेषताएं तो मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको। तो पहला तो था इनका ड्रेनेज सिस्टम जो था वो बहुत बढ़िया था, और दूसरा जो इनकी रोडें थी ना, वो बिल्कुल 90 एंगल्स पे काटा करती थी। चाहे वो गली की रोड हो, चाहे उनका मेन हाईवे हो, वो सारा 90 डिग्री एंगल्स पे काटा जाता। तो ये दो व्यवस्थाएं इस काल की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद पांचवा है आपका टॉपिक वैदिक एवं उत्तर वैदिक। तो इसमें हम जानेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, क्या क्या अंतर आ गया उत्तर वैदिक काल आते आते। इनके स्रोत, हमें स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, उत्पत्ति कैसे हुई, राजनीतिक, उस समय राजनीति कैसे चलती थी, कैसे समाज कार्य करता था, कैसे उनकी अर्थव्यवस्था काम करती थी, धार्मिक स्थितियां क्या थी, लोग किसकी पूजा करते थे, किन किन चीजों का, किन किन धार्मिक मान्यताओं का उस समय प्रचलन था। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, और वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से किस प्रकार अलग है ये भी जानेंगे। तो ये सब आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, आपका स्तर जो है इसमें ग्रेजुएशन का ही आता है, ग्रेजुएशन लेवल का पेपर आता है, तो आपको वही चीजें दोबारा से एक बार रिवाइज करनी है। अगला है आपका प्रादेशिक राज्यों का उदय। जैसे कि महाजनपद आए आपके 16 महाजनपद। मगध साम्राज्य की सफलता के क्या कारण थे, कि जो मगध साम्राज्य है, 16 महाजनपदों में से मगध आपका एक महाजनपद था, लेकिन ये साम्राज्य बहुत फला फूला, बहुत बड़े एरिया में फैल गया धीरे धीरे करके। तो हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो उस समय क्या हुआ, कुछ सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए, जिनमें आपके दो इंपॉर्टेंट हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने जो रूढ़िवादी तरीके से आपके कर्मकांड किए जा रहे थे, उनके खिलाफ आवाज उठाई, और ये एक अपनी अलग फिलॉसफी लेके आए जीवन को जीने की और धर्म को मानने की। तो ये दो अलग धर्म बने, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। हम ये भी देखेंगे इन दोनों धर्मों की स्थापना किसने करी, इनके पतन के क्या कारण रहे, इनके जो मुख्य आपकी शिक्षाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, धम्म की बात करेंगे, और कौन सा धर्म ज्यादा प्रसारित हुआ, कहां कहां ये फैला, ये सारी चीजें देखेंगे।
अगला है आपका मौर्य काल। मौर्य काल में हम मौर्य काल साम्राज्य की स्थापना किसने करी, तो आपको ये पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी और उनके गुरु थे चाणक्य, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य से पहले जो साम्राज्य था वो था आपका नंद वंश। तो नंद वंश के पतन की बात करेंगे हम, कैसे नंद वंश का पतन हुआ, उसका आखिरी राजा कौन था। फिर मौर्य काल में, मौर्य काल जो है, मौर्य साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला, उसका प्रशासन कैसा था, अर्थव्यवस्था क्या थी, उसके पदाधिकारी उस समय कौन कौन थे, कैसे वो शासन कार्य करता था, और इसके स्रोत हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं उसको भी देखेंगे। फिर अशोक जो मौर्य काल का एक प्रसिद्ध राजा हुआ, उसका धम्म क्या था, धम्म क्या है वो हम जानेंगे, उसने कौन सा धर्म अपनाया, पहले वो किस धर्म को मानता था और उसका हृदय परिवर्तन क्यों हुआ वो देखेंगे। और मौर्य कला यानी इस काल में आपका आर्किटेक्चर कैसे विकसित हुआ और नई कौन कौन सी जो कलाओं की कला के क्षेत्र में है उसमें क्या क्या उत्थान हुए या क्या क्या नई नई चीजें हुई वो देखेंगे हम। अगला टॉपिक है आपका उत्तर मौर्य काल, यानी कि मौर्य काल के बाद कौन कौन से वंश आए। देखो मौर्य काल एक बहुत बड़ा शासन था, इसने पूरे भारत को लगभग एक कर दिया था। एक कर दिया था मतलब पूरे भारत में लगभग मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हुआ, शुंग वंश आया, फिर कण्व आया, सातवाहन आए। तो हम इनकी राजनीतिक आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, इनकी कला और साहित्य की बात करेंगे, स्थापत्य की बात करेंगे, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये छोटे छोटे साम्राज्य हैं जो एक बड़े साम्राज्य के बाद है। देखो अगर आप इतिहास आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होगा तो आप इतिहास की एक बात जान लो कि जब भी कोई बड़ा राजवंश आता है तो उसके बाद जब उसका पतन होता है तो छोटे छोटे राजवंश आते हैं। फिर हर जगह क्या होता है, जो भी उस समय शक्तियां पनप रही होती है वो अपने को उस बड़े साम्राज्य से अलग कर लेते हैं, सब अपना अलग अलग शासन चलाने लगते हैं। तो ऐसे चलती है। तो उस समय कौन कौन से आए, शुंग आए, कण्व आए, सातवाहन आए, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद शक, पार्थियन, कुषाण युग प्रारंभ हो गया। कुषाण युग का एक बेहद फेमस राजा हुआ कनिष्क, उसके बारे में हम बात करेंगे। उस समय की कला स्थापत्य में क्या क्या विकास हुए उनके बारे में जानेंगे और कैसे फिर इस वंश का पतन हो गया ये सब जानेंगे। फिर अगला है आपका गुप्त काल आया। जैसे आपका मौर्य काल था वैसे ही आपका गुप्त काल आया। जो गुप्त वंश के राजा थे उन्होंने काफी लंबे समय तक भारत पर शासन किया और इस समय को स्वर्ण युग भी कहा जाता है भारत के प्राचीन काल का, क्योंकि इस समय आपके हर दिशा में बहुत ज्यादा प्रगति हुई, चाहे वो कला की बात करें, चाहे हम स्थापत्य की बात करें, उन सब में क्या हुई, बहुत ज्यादा प्रगति हुई। तो हम गुप्त काल के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इसके स्रोत, प्रशासन, आर्थिक स्थिति, कला और स्थापत्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्थापत्य यानी कि उनका आर्किटेक्चर कैसा था और फिर कैसे उनका पतन हो गया, ये सारी चीजें देखेंगे। उत्तर गुप्त काल, तो गुप्त काल के बाद फिर से कौन सा साम्राज्य आपका, वर्धन साम्राज्य आया। इस समय आपका वर्धन साम्राज्य आपका थोड़ा अच्छा विकसित हुआ। हर्षवर्धन की वजह से ये वर्धन साम्राज्य जो है वो काफी फेमस हो गया। फिर आप इसमें राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति देखेंगे। फिर चालुक्य, पल्लव, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये जो शासन आए इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके बीच में जो संघर्ष हुआ उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर अगला है आपका चोल वंश। इसमें हम चोल वंश के बारे में, चोल आपका साउथ, जो आपके भारत का साउथ का एरिया है वहां इस वंश की उत्पत्ति हुई थी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम प्रशासन, स्थानीय स्वशासन के विषय में देखेंगे। फिर तुर्कों का आक्रमण हुआ भारत में 11वीं BC के आसपास, 12वीं शताब्दी में, तो जिसमें अब आपके गजनवी और गौर, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और गजनवी ने तो भारत को लूटने के लिए आक्रमण किया। तो दोनों का भारत में आक्रमण करने का कारण क्या था और फिर उनके परिणाम क्या रहे, कैसे उसने भारत की राजनीति को बिल्कुल बदल दिया और भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया इन तुर्कों के आक्रमण से। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। फिर 15वां, फिर दिल्ली सल्तनत, गौरी वंश के बाद जब मोहम्मद गौरी ने, तराइन का युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, तो उसके बाद क्या होता है, दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का शासन हो गया। फिर कुछ टाइम बाद जो मोहम्मद गौरी, इसकी डेथ हुई, फिर उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। तो इसमें हम उसका गुलाम वंश, कई सारे वंश है आपके, गुलाम, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, तो हम सब जानेंगे कि इनमें कौन कौन से आपके राजा आए, तो जो इंपॉर्टेंट राजा है उनके द्वारा किए गए कार्य और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद लोधी के बारे में पढ़ेंगे और इब्राहिम लोधी के बारे में पढ़ेंगे। इनके प्रशासन के बारे में बात करेंगे। एक 40 गुट पूछा जाता है वो हम पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था कैसी है वो देखेंगे। इस समय का कला और स्थापत्य क्या था, यानी क्या आर्किटेक्चर उस समय निर्मित हुआ भारत में, कौन कौन से मकबरे बनाए गए, कौन कौन सी मस्जिदें बनाई गई, वो सारी चीजें हम देखेंगे। 16वां है आपका विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। ये जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य है ये आपके दक्षिण में इसकी स्थापना हुई। तो इनकी राजनीतिक, आर्थिक स्थिति और कला स्थापत्य देखेंगे। कैसे विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ ये भी हम देखेंगे। फिर आपके
भक्ति और सूफी आंदोलन हुए, तो हम उनके बारे में बात करेंगे कि भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन में क्या था, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इनका विकास हुआ, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो जैसे जब आपके जो तुर्क है या जो आपके अरब देश के जो लोग हैं वो जब भारत में आए तो अपने साथ साथ वो सूफी प्रथा भी लेके आए। तो कैसे वो भारत में विकसित हुई, इतनी बड़ी फैली, जैसे कि आप जिस दरगाह पे जाते हो सूफी से संबंधित है आपकी दरगाह, या जो सूफी आपके गीत आते हैं वो सारे। अगला है आपका मुगल काल। फिर दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल आया था, तो कैसे मुगल काल का उद्भव हुआ, यानी उद्भव यानी कि उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे उसका विकास हुआ। फिर उसमें जो आपके महान राजा हुए, बड़े राजा हुए, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, इनकी प्रशासनिक और धार्मिक नीतियों की चर्चा करेंगे। इनके बीच में जो इनके जो युद्ध हुए, महत्वपूर्ण युद्ध, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जहांगीर के समय उसकी बेगम थी नूरजहां, तो उनका शासन में बहुत हस्तक्षेप था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखो नूरजहां का मूल्यांकन भी करेंगे हम, जहांगीर का मूल्यांकन करेंगे कि कैसे इन्होंने जो शासन है उसमें अपनी क्या भूमिका निभाई और कैसा इनका व्यक्तित्व था, वो सब देखेंगे। और शाहजहां के टाइम का हम कला का विकास देखेंगे कि इनके जो समय है उस समय कला में क्या, कला के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए। और उत्तराधिकार का युद्ध हुआ आपके शाहजहां के समय, तो हम वो भी देखेंगे। और औरंगजेब के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे इसने उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करी, अपने पिता को इसने जेल में बंदी बनाया और अपने भाइयों को मारा। और उसके बाद क्या जो इसकी छवि है वो वैसी ही है, एक कट्टर राजा के रूप में इसको जाना जाता है औरंगजेब को। लेकिन इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, जैसे कि औरंगजेब के समय में उसके दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे। और दूसरा फैक्ट ये है कि औरंगजेब वीणा बजाता था, लेकिन उसने खुद जो जितना भी संगीत वगैरह वो सब बंद करवा दिया था। और सबसे ज्यादा संगीत पर ग्रंथ भी इसी समय लिखे गए। और मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ औरंगजेब के बाद, वो पढ़ेंगे हम। उत्तर मुगल कालीन जो शासक है उनके विषय में पढ़ेंगे। तो औरंगजेब के बाद जो भी राजा हुए उन्हें हम बोलते हैं उत्तर मुगल कालीन शासक, तो वो सब देखेंगे। फिर मराठाओं का, जिस समय आपका मुगल काल 17वीं सदी के आसपास क्या हो रहा था कि मराठाओं का उदय प्रारंभ हो गया था, तो शिवाजी वहां आ गए थे नीचे आपके महाराष्ट्र में। तो उनका किस प्रकार से मराठा जो है वो उदय कर रहे थे, उनका उत्थान हो रहा था। फिर कैसे वो संपूर्ण भारत के राजा बनते बनते कैसे वो रह गए, किस युद्ध ने ये साबित कर दिया कि अब जो मराठा हैं वो भारत के शासक नहीं बन पाएंगे। तो हम उन सारे युद्धों के विषय में भी चर्चा करेंगे। और मराठा साम्राज्य का पतन कैसे हुआ वो देखेंगे। फिर कैसे जो मराठा साम्राज्य में जो राजा थे उससे ज्यादा पेशवा महत्वपूर्ण हो गए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर अगला है आपका भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का आरंभ कैसे हुआ। तो जैसे जैसे आपकी 16वीं सदी आई वैसे वैसे भारत में ब्रिटिशर्स भी आने लग गए। जहांगीर के समय में क्या हुआ, भारत में जो ब्रिटिशर्स हैं वो आने लगे, जो यूरोपीय हैं बाकी वो आने लगे, ये आए, जैसे कि आपके पुर्तगालीज आए, डच आए, फ्रेंच आए और आपके अंग्रेज आए। तो इनके बीच आपस में शक्ति को लेकर संघर्ष हुआ, व्यापार को लेकर संघर्ष हुआ। तो वो उन सारे संघर्षों की हम बात करेंगे। और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था फिर जब आई तो उसका कृषि और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा वो हम देखेंगे। 18वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार जो आंदोलन हुए, कई सारे समाजों की स्थापना हुई, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। और राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए कार्यों की बात करेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या क्या किया वो देखेंगे। और जिस प्रकार हिंदू समाज में आपके सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उसी प्रकार मुस्लिम समाज में भी हुए, तो जिसमें सर सैयद अहमद खान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हम उसकी बात करेंगे। दयानंद सरस्वती की बात करेंगे। अगला है आपका स्वतंत्रता आंदोलन। फिर जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी बहुत जड़ें जमा ली, भारत के लोगों को शोषित किया, तो फिर भारतीयों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या किया, आंदोलन प्रारंभ करे। तो कैसे वो आंदोलन प्रारंभ हुआ, उनकी स्टार्टिंग क्या थी, किस प्रकार की उनकी विचारधाराएं थी। मेनली आपकी दो विचारधाराएं वाले आप लोगों को देखेंगे, जैसे कि एक थे आपके गरम दल के और दूसरे आपके नरम दल के नेता थे। तो उनके बीच में कई बार मनमुटाव हो जाते थे, कई बार वो अलग हुए फिर एक हुए, मुस्लिम लीग आई। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या हुआ। उदारवाद, उग्रवाद, क्रांतिकारी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर गांधीवादी आंदोलन, जब गांधी जी दक्षिण भारत से दोबारा भारत वापस आ गए तो उसके बाद जो भारत की सत्ता है या भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो उसके बाद जो घटनाएं हुई गांधी जी के आने के बाद, तो वो गांधीवादी आंदोलन के नाम से जानी जाती है इतिहास में। तो इसमें हम असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस सब के विषय में चर्चा करेंगे। और सांप्रदायिकता और भारत का विभाजन की कैसे जो हिंदू मुस्लिम इतने सालों से इतने वर्षों से साथ में रह रहे थे, अचानक कैसे उनके बीच में फूट डाली गई और कैसे वो दो जो संप्रदाय थे वो इतना उनके बीच में मनमुटाव हो गया कि वो बिल्कुल अलग हो गए। तो इसमें राजनीति,
भी मिक्स है, काफी सारी चीजें हैं, आपने ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ी होंगी, तो उन्हीं चीजों को हम फिर से रिवाइज करेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के जो बाद की घटनाएं हैं वो देखेंगे हम, कि शिमला सम्मेलन हुआ, कैबिनेट मिशन गठित किया गया, संविधान सभा बनाई गई, माउंटबेटन योजना थी जिसे मन बाटन योजना भी कहा गया, इसके द्वारा पाकिस्तान की जो मांग है उसको मान लिया गया और पाकिस्तान बिल्कुल अलग कर दिया गया, और फिर एक गणतंत्र की स्थापना हुई, भारत का संविधान बना, वो सारी चीजें भी हम क्या करेंगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये तो बात थी आपके इतिहास की, और मैं आपको इतिहास के साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान में भी जो टॉपिक है उनकी भी हम एक बार डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें देखो, ये सारे टॉपिक्स आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े, आपने इस समय क्या करना है, उनको रिवाइज करना है, और मैं आपकी हेल्प करूंगी पुराने पेपर्स को एनालाइज करके कि किस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए या किस में से क्वेश्चंस बनने की संभावना ज्यादा है। तो हम उनको क्या करेंगे, हम साथ में मिलकर सारी चीजों को रिवाइज करेंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी। आइए देखते हैं इसके टॉपिक। तो इसमें आपका राज्य है, तो इसमें हम जानेंगे राज्य की परिभाषा क्या है, तत्व क्या है उसके। जैसे कि अगर आप राज्य की बात करें तो आपके दिमाग में आता है कि भारत के कितने राज्य, 28 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और आपका राजस्थान, गुजरात, ये क्या है, राज्य। लेकिन अगर हम राजनीति में बात करें तो राज्य मतलब यहाँ स्टेट का मतलब है आपका देश, यहाँ स्टेट को एज अ कंट्री भी बोला गया है, ठीक है। यहाँ हम उस राज्य की बात नहीं कर रहे जो आप नॉर्मल उसमें समझते हो। फिर संप्रभुता, इसकी परिभाषा और इसकी मुख्य विशेषताएं हम देखेंगे, और कुछ अवधारणाएं हैं जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, प्रजातंत्र, ये क्या है ये जानेंगे। आपके कई प्रकार के शासन होते हैं तो उनके विषय में हम चर्चा करेंगे कि संसदात्मक शासन क्या है, अध्यक्षात्मक शासन क्या है, एकात्मक और संघात्मक शासन किसे कहते हैं, और ब्रिटेन और अमेरिका के संदर्भ में हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे ब्रिटेन और अमेरिका के संदर्भ को लेके, क्योंकि दोनों क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। फिर दलीय व्यवस्था देखेंगे, दबाव समूह क्या होता है वो जानेंगे, और लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, ये अवधारणा किसने दी, इसमें क्या होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। और आपके राजनीतिक विचारक हैं जैसे कि कुछ यूनानी राजनीतिक विचारक हैं जैसे कि आपके प्लेटो, अरस्तु, उनकी क्या पॉलिटिकल फिलॉसफी थी उसके बारे में जानेंगे। और जो भारतीय हैं जैसे कि कौटिल्य, गांधी और अंबेडकर, इन तीनों की हम चर्चा करेंगे। मार्क्सवाद पढ़ेंगे, नारीवाद, फेमिनिज्म क्या होता है वो देखेंगे, पर्यावरणवाद क्या है वो देखेंगे, और संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग और उनके कार्य देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, अभी कौन है इसका करंट में इसका चीफ, वो जानेंगे। मानवाधिकार क्या है वो देखेंगे, और आतंकवाद के बारे में पढ़ेंगे, वैश्वीकरण, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, और शार्क के बारे में जानेंगे कि कितने देश इसके सदस्य हैं और ये क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, इसका कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये जानेंगे। और भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, जब हमने भारतीय संविधान बनाया तो हमने रेफरेंस कहां से लिया, कौन कौन हमारे ऐसे स्रोत थे जिन्हें हमने देखकर भारतीय संविधान की रचना करी, और इसकी प्रस्तावना क्या है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे। फिर मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो हमारी संघीय कार्यपालिका है जिसके 3 पिलर आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इनके बारे में बात करेंगे कि इनकी नियुक्ति किसने करी, इनकी शक्तियां क्या क्या होती हैं, ये किन किन की नियुक्तियां करते हैं, ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे, अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस चलेगी, सेम वैसी प्रधानमंत्री के लिए। और मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे। फिर अगला है आपका संघीय संसद देखेंगे हम। तो हमारे संसद जो है उसके दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, तो इनके सदस्यों की बात करेंगे, और इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि कौन सी मिनिमम एज है आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं, राज्यसभा का सदस्य कैसे चुना जाता है, कौन सी भंग होती है, कौन सा निम्न सदन, कौन सा उच्च सदन, ये सारी चीजें, इनकी छोटी छोटी जो चीजें हैं जो आपने पढ़ी है पहले, उनको फिर से हम रिवाइज करेंगे। फिर आपकी जो संघीय न्यायपालिका है वो देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की कैसे उसकी संरचना है, उसके अधिकार क्या क्या है, वो सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो इसमें जज हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, वो सारी चीजें देखेंगे। फिर भारत में संघीय व्यवस्था का स्वरूप क्या है वो देखेंगे। चुनाव आयोग का संगठन, कार्य और शक्तियां, ये देखेंगे हम, चुनाव आयोग कैसे कार्य करता है। और उत्तराखंड के संदर्भ में हम पंचायत राज्य की बात करेंगे, पंचायती राज्य व्यवस्था की चर्चा करेंगे। तो मैं आपको पढ़ाऊंगी आपके 2 टॉपिक, यानी 2 सब्जेक्ट, एक हिस्ट्री और दूसरा राजनीति विज्ञान। जो हमारे दूसरे टीचर हैं वो आपको आपकी ज्योग्राफी और आपकी अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे। तो जल्दी हम ये कोर्स लॉन्च कर देंगे आपका LTSST का। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोर्स लॉन्च करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए और आप जल्द से जल्द उसमें एनरोल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।